this is the portion from the new syllabus, and Google Classroom pe I'm going to share this version of the new syllabus as well. Before that, let's move on to a sample question from a specimen paper. We already talked about it quite a few times. Changes in society have been reflected by changes in media regulation. Discuss this view. Let's interpret it this question maybe in Urdu first कि सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो मीडिया रेगुलेशंस की बेस पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, हम अपनी सोसाइटी में डिफरेंट तरह के चेंजेस देख रहे हैं. हम देख रहे हैं सोसाइटी इज गेटिंग ओपन, a less formal, 24/7 availability, little rude as well, uh, little harsh and insensitive as well. Years back, maybe a decade back, uh, you as a media person were not allowed to use certain language, whether you are on CNN or BBC or international channel or on PTV. You had to be very careful with the content and with your words. But now things are changing. The reason is that okay, other than these mainstream channels, one can also have a channel on YouTube. And when people and these media houses notice that audience are pretty okay with slangs, with rude language, with sometimes vulgar language, with a lot of different experiments, so that is why these media houses are also in a change mode, you can say. थोड़े से relax वो भी हो गए हैं, something like that. Similarly, everybody is playing PUBG, Fortnite. उससे पहले काउंटर स्ट्राइक या कॉल ऑफ ड्यूटी, उससे पहले ये GTA. इसमें हम बहुत से क्रिमिनल एक्टिविटीज देखते हैं एज पार्ट ऑफ अ गेम, जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे आ रहा है. सो इन अदर वर्ड्स, थिंग्स कैन नॉट बी लेट अनअटेंडेड और टोटल फ्री. इतना फ्रीडम जो है वो कल को प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. इन रेगुलेशंस वी वुड टॉक अबाउट दीज वीडियो गेम्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि क्वेश्चन ही कहता है you should refer to hold on, yeah, you should refer to, am I recording, is it going on, I need to confirm, hold on guys, yeah it is recording, thank god. Okay, you should refer to one or more media form. It means that films और फिल्म्स के अलावा वी शुड ऑल्सो गो फॉर, ऑल्दो इट इज सेइंग और मोर. ठीक है, आप थ्रू आउट फिल्म के बारे में ही बात कर सकते हो. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 1.5 2 पेज लिखना है, इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली इनकरेज भी करूंगा, बल्कि आपको बाउंड करूंगा कि आप 2 मीडिया फॉर्म्स के बारे में लिखोगे. एंड सेकंड शुड बी गेम्स, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल आप में से किसी एक का कोई बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट या नॉलेज होगा रेडियो के बारे में या मैगजीन के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में. हाउ एवर गेम्स के बारे में तो आपका नॉलेज होता है सम हाउ, अगर आप बहुत ज़्यादा गीक नहीं भी हो तब भी. बट सिमिलरली I would also provide you enormous amount of notes and details regarding game regulations, game violations, क्या क्या हुआ historically और आजकल, हम इस सब के बारे में बात करेंगे. So in short, we would be talking about games and films for all of these questions. हम इसको explore करेंगे. So ये अच्छा, discuss this view. Discuss का मतलब क्या है? I would like to share with you people as well. Yeah, ये common words हैं. इसकी भी snapshot मैं आपसे notes तो आपसे share कर ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे hold on, इसका भी here we go, मैं इसकी snapshot भी share कर लूँगा ताकि आप लोगों से गूगल क्लास में शेयर हो जाएगी. डिस्कस मीन्स राइट अबाउट इश्यूज और टॉपिक्स इन डेप्थ इन अ स्ट्रक्चर्ड वे. जब वो कहते हैं ना एनालाइज करो, तो आपने एग्जामिन करना होता है. ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी डिस्कस की थी, आज इसको हम थोड़ी और देख लेते हैं. एन एनालाइज में एग्जामिन करोगे इन डिटेल टू शो मीनिंग, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप्स. एक्सेस में होता है, सॉरी एसेस में होता है मेक अ इन्फॉर्म्ड जजमेंट, कि आपने अपनी असेसमेंट देनी है, अपनी जजमेंट देनी है बेस्ड अपॉन ऑब्वियसली लॉजिक एंड रूल्स. कंसीडर में होता है रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू गिव इंफॉर्मेशन.
आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है, गिवन इंफॉर्मेशन, आप उसकी बेस पे रिव्यू करते हो, डिस्कस जो हमने अभी बात की, इन डेप्थ भी जाना और स्ट्रक्चर्ड वे में जाना है, सडनली डाइव नहीं कर देना, स्टेप बाय स्टेप डाइव करना है। अवेलुएट में आप नॉर्मली प्रॉज एंड कॉन्स दोनों लिखते हो, जजमेंट देते हो, कैलकुलेट करते हो क्वालिटी को, ठीक है, इम्पोर्टेंस, अमाउंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स सब लिखोगे आप। एंड एक्सप्लेन में आपने जैसे नॉर्मली आप एक्सप्लेनेशन देते हो विद रीजनिंग, वो उस तरह से होगा। तो ये इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होना चाहिए। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेगुलेशन थिंग फ्रॉम द दिस syllabus. कैंडिडेट्स शुड स्टडी, हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, द नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड हिस्टोरिकल मीडिया रेगुलेशंस, यानी आजकल के रेगुलेशंस भी और हिस्ट्री में भी हमने जाना है, ठीक है। तो रिमेंबर मैंने आपको कहा था, आपने एक बात बताई थी नए सिलेबस में, आपने उसको इससे कंफ्यूज नहीं करना। मैंने आपको कहा था अब जो केस स्टडीज और एग्जांपल्स आप बताओगे वो 5 साल से पुरानी फिल्म की नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर आई टोल्ड यू, वो बात और है, वो एएस के लिए जिसमें आपने केस स्टडीज लिखनी होती हैं, चाहे वो सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस की हो या किसी चीज की भी हो, वो उसके लिए तो बहुत ज्यादा वैलिड है। यहाँ पर समहा वो वैलिड जरूर है, लेकिन जब आप हिस्ट्री में जा रहे हो, अगर क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड है, अगर कीप इट इन माइंड, अगर वो हिस्ट्री से कंपेयर करता है कि आजकल की रेगुलेशन और पास की रेगुलेशन के बारे में बताओ, तो आप हिस्टोरिकल फिल्म मेंशन कर सकते हो, चाहे 10 साल पुरानी चाहे 20 साल पुरानी है। बट अगर एक क्वेश्चन जनरल सा है तो फिर आपने कोशिश ये करनी कि आप ज्यादा पुरानी फिल्म के बारे में ना लिखो। तो लेकिन अगर हम पहला पॉइंट देखें, ये कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये सारी चीजें हमने करनी है ना, तो आपको हिस्टोरिकल मीडिया रेगुलेशंस का भी पता हो, आपको कंटेम्प्रेरी यानी आज करंट की मीडिया रेगुलेशंस का भी पता हो। सेकेंडली, कैंडिडेट शुड स्टडी द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ मीडिया रेगुलेशंस। ऑब्वियसली आप कोई मैथ कॉम के स्टूडेंट नहीं हो, आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट नहीं हो, आपको इतने मेच्योर नहीं हो, आप मीडिया पर्सन नहीं हो, आपको मीडिया एनालिस्ट नहीं हो जिसका कोई अपना इतना सॉलिड ओपिनियन डेवलप हो चुका हो। ऑल्दो आपका ओपिनियन है वो वैल्यूएबल है, लेकिन इतना शायद सॉलिड ना हो। तो इसलिए हमने हमने रिसर्च करेंगे डिफरेंट मीडिया रेगुलेशंस की, फेवर वाले आर्गुमेंट्स पे भी और उनके अगेंस्ट वाले पे भी, और उन्हीं आर्गुमेंट्स को आप एग्जाम में अपने वर्ड्स में रिफ्रेश भी करोगे, ठीक है। सिमिलरली एक थर्ड चीज हम एक्सप्लोर करेंगे मीडिया रेगुलेशन में, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू इम्पोज और रिकमेंड सैंक्शंस, कि कितने इफेक्टिव हैं रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस और उसमें फर्दर क्या आप रिकमेंडेशन कर सकते हो, या एबिलिटी कितनी है उनमें कोई हम एक्चुअल पाबंदी लगाने की। द वाइडर सोशल इशू रिलेटिंग टू मीडिया रेगुलेशन, और मीडिया रेगुलेशन अगर हार्श थे तो उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हुआ, अगर बहुत ज्यादा रिलैक्स थे तो सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हुआ। सेकंड लास्ट, द रोल ऑफ डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज, आज हम यहाँ से एक्चुअली शुरू करने लगे हैं, इन रिलेशन टू ओनरशिप, मोरालिटी एंड एक्यूरेसी, कि कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम स्पेशली वुड बी टॉकिंग अबाउट यूरोप एंड ब्रिटेन प्राइमरीली। हम पाकिस्तान की एग्जांपल बहुत कम देंगे, पीटीबी पैमरा आई डू नॉट रिकमेंड। आप एक दो लाइन या एक छोटा सा 4-5 लाइंस का पैराग्राफ तक तो ठीक है, मेजरली हम रिसर्च करेंगे ब्रिटेन के ऊपर या समटाइम्स यूरोप या यूएस तक जाएंगे, क्योंकि हमारा एग्जामिनर वहाँ का है, वो ज़्यादा अच्छा रिलेट कर सकेगा और सही भी पता चलेगा कि बच्चे की वर्ल्ड वाइड रिसर्च भी, और वैसे भी हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं, हमें ग्लोबल नॉलेज होना चाहिए। आप कभी ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में तो ये होता था इसलिए मुझे पता नहीं था। इफ़ यू मूव अब्रॉड आपको सारे रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। टॉरेंट्स वहाँ पे बैन है, पायरेसी वहाँ पे बैन है। पायरेसी मीन्स अगर आपने कोई फेक डीवीडी सीडी किसी को दे दी, बेची, खरीदी, किसी के सॉफ्टवेयर को इलीगली यूज़ किया, उसमें $2.5 या 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट या बोथ, ये यूएस में फाइन है। सो इन चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए। लास्टली, द लीगल एंड एथिकल फ्रेमवर्क विद इन विच मीडिया प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स मस्ट ऑपरेट, और चाहे रेगुलेशंस हैं या नहीं है, कोई ग्रे एरिया है जो रेगुलेशंस के अंडर नहीं आता, लेकिन एथिक्स क्या कहते हैं और मोरालिटी क्या कहती है और लीगैलिटी क्या कहती है, ये चीज़ें भी हमने इसमें एक्सप्लोर करनी है। सो वी वुड गो इन deep details to explore this concept of media regulations.
and let's move on to the first thing, that is our regulatory bodies. Here we go. हम ऑब्वियसली जब हम एक आंसर अच्छा सा लिखेंगे, अगर आप उस आंसर में अपने वर्ड्स में ही बातें कर रहे हो विदाउट एनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और विदाउट एनी नेम, तो इट वुड नॉट बी दैट मच इम्प्रेसिव. आपको पता है ह्यूमन नेचर जो है, हम इम्प्रेस होते हैं किसी के रिसर्च स्किल से जब हमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता है. छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ पैंडेमिक की. अगर आपको जी पूरी दुनिया में बहुत प्रॉब्लम कॉज कर दी है, ठीक है, और इशू बहुत सीरियस हो रहा है, दो सेंटेंसेस बोले, ओके दे आर फाइन. अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स एंड मेंशन करते हो कि पूरी दुनिया में इतने 100,000 लोग इफेक्ट हो गए हैं, इससे लगता है कि यार इस बंदे की रिसर्च है, ही नोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, ही नोज नेम्स. ठीक है. इसी तरीके से लोग NHS का वर्ड सुनते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड सुनते हैं. ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैंडेमिक को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं. तो इसी so names matter a lot. Similarly, if you talk about regulations, तो हमें regulatory bodies का और authorities का especially in Britain, in UK पता होना चाहिए. The first one which we are going to learn is Ofcom, यानी Office of Communication. The Office of Communication, commonly known as Ofcom, is a UK government-approved regulatory and competition authority for the broadcasting, telecom, postal services of the UK. Ofcom has wide-ranging powers across TV, radio, and postal sectors. अच्छा, ये Ofcom जो है ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब इट्स अ गवर्नमेंट बॉडी जो हर तरह की कम्युनिकेशन को, अब ब्रॉडकास्टिंग में टीवी, रेडियो भी आता है. ये कौन बच्चा जमाइयाँ ले रहा है? हु इज जॉइनिंग? इज इट सो बोरिंग? कम ऑन. उसके बाद टीवी और टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज सब कुछ ऑफकॉम के अंडर आता है. तो जब आप इंटरनेट पे आप रिसर्च करोगे और आपको ऑफकॉम का वर्ड नजर आए, तो आप लोगों को समझ आना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए कि अच्छा ऑफकॉम क्या है, और आपके आंसर में भी ऑफकॉम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होना चाहिए. सेकेंडली ASA, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स एजेंसी या अथॉरिटी. ASA इज द सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें ना मैं आपको एक नई टर्म बताना चाह रहा हूँ. सेल्फ रेगुलेटरी क्या होती है और इसकी एंटोनिम क्या होता है. सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री ने एक खुद से रेगुलेटरी बॉडी बना ली है. वाई? क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी फ्रीडम है. As per constitution, government cannot legally stop any film or any you can say NGO or any advertisement agency until unless कोई बहुत बड़ा क्राइसिस ना हो जाए. जैसे यूएसए में आजकल ब्लैक लाइफ मैटर का इशू चल रहा है, जिसमें एक कॉप ने एक ब्लैक अमेरिकन को उसके नेक पे पाँव रख के, घुटना रख के उसको सफोकेट करके मर्डर कर दिया. तो आपको पता है कॉप्स को बहुत से ऐसे काम की परमिशन है. उनका गवर्नर कहता था कि नहीं, पुलिस के मुताबिक आप किसी को नेक पे सफोकेट करके नहीं मार सकते, तो उसने गलत किया है. वो असल में पुलिस को डिफेंड करा था और एक पुलिस वाले को कुर्बानी का बकरा बना रहा था. लेकिन फिर मीडिया हाउसेस ने पुलिस की सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनके रूल बुक निकाली, उस पर लिखा हुआ था कि यस आप सफोकेट करके भी मार सकते हो. ठीक है. उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत गलत काम किया बिकॉज वो बंदा ऑलरेडी उसको हथकड़ी लगी हुई थी, ही वाज ऑलरेडी कंट्रोल्ड. तो ये तो रेसिज्म का एक्ट था. लेकिन बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर पुलिस ने अपना इंटरनली सेल्फ रेगुलेटरी मेथड बनाया होता, कंप्लेन का सिस्टम बनाया होता, इस पुलिस ऑफिसर को पहले से ही जब इसके खिलाफ 17 कंप्लेंट्स, इसको कंट्रोल किया होता, तो आज पुलिस को इतनी बड़ी मुसीबत का सामना ना करना पड़ा होता और अमेरिका को इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़ा होता. तो सेल्फ रेगुलेटरी का ये फायदा होता है. इसी तरह इन तमाम एजेंसीज ने, एडवर्टीजमेंट एजेंसी ने भी, फिल्म इंडस्ट्री ने भी, प्रिंटिंग प्रेस ने भी अपने इदारे बनाए हुए हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए, और उनके तमाम मेंबर्स दे आर बाउंड टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस. और अगर कोई, अब मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर कोई ऐड आपको ऑफेंड करता है या आपको लगता है कि एक ऐड में मिसकमिट किया गया है या उसमें झूठा बोला हुआ कि 14 दिनों में गोरा रंग, ठीक है, लाइट से जावर जो है क्रीम लगाता है कि मैं और गोरा हो जाऊं, जस्ट किडिंग. तो अगर फॉल्स क्लेम किया हुआ है तो आप गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं करोगे, आप उस
कि रेगुलेटरी बॉडी को कंप्लेन करोगे जो उन्होंने खुद से पर्सनली बनाई हुई है और वो नॉन गवर्नमेंटल है और वो एक्शन जरूर लेंगी। अगर क्योंकि उनको पता हम एक्शन नहीं लेते और ये कोई लीगल केस करता है, तो अगर वो एक्सेप्शनल नेचर का होगा तो हो सकता है कि वो क्लाइंट विन कर जाए, और विन करके अगर बहुत बड़ी आउटरीच हो गई तो फिर शायद लॉ में चेंजेस ही ना कर दी जाएं। तो इस सारी मुसीबत से बचने के लिए और हम टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना जाएं, वो घर की बात घर में सॉल्व कर देते हैं, यानी उन्होंने आपस में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हुए हैं। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू पीपल। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू पीपल, ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो ये सेल्फ रेगुलेटरी है, इसको ना हम नॉन स्टैट्यूटरी भी बोलते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ही है ऑप्शनल, सेल्फ रेगुलेटरी नॉट मैंडेटरी। जो स्टैट्यूटरी है वो मैंडेटरी होता है, मतलब वो आपने यू आर लीगली बाउंड टू फॉलो, पर ये लीगल नहीं है, ये उनके अपने मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ASA इज non-statutory organization and so cannot interpret or ethical enforcement of legalization. However, its code of advertising practice broadly reflect legalization in many instances. In many cases वो law को follow करके उन्होंने rules बनाए हुए हैं। Is it clear to you people now? Third thing, BBFC, British Board of Film Classification. ये क्या है, हम अपनी एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसको देखेंगे। पहले ये फिल्म सेंसरशिप था, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, बट सिंस अब ब्रिटेन में कोई सेंसरशिप नहीं होती है, यू कैन मेक अ फिल्म on any kind of thing, vulgar, dangerous. Maybe you can make a film on how to make an atomic bomb, how to kill the whole country, how to, spread a virus, how to kill the president. You can make any kind of film. लेकिन वो आपको सेंसर नहीं कर सकते। However, वो सिर्फ आपको क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस एज ग्रुप का बच्चा या इंडिविजुअल ये फिल्म देख सकता है और किस एज ग्रुप का नहीं देख सकता। वो सिर्फ उसमें क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो सेंसरशिप नहीं कर सकते। अब इसको देखते हैं। BBFC, previously British Board of Film Censors, is a non-governmental organization। ठीक है, ये भी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, फाउंडेड बाय फिल्म इंडस्ट्री इन 1912 and responsible for the national classification and censorship of films exhibited at cinemas and video works such as TV program, trailer, advertisements, public information campaigns and films, menus, bonus content, etc. इस सबको डील करता है। मेन्यू क्या होता है? अब मैकडोनल्ड्स जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने टच स्क्रीन मेन्यू लगाया हुआ है जिसके थ्रू आप नेविगेट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। सिमिलरली ट्रेन स्टेशन में वेस्ट में एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती है LCDs में, जैसे इम्पोरियम और पैकेजेस में भी चल रही हैं, इंटरेक्टिव मेन्यूज भी होती हैं। वो मेन्यूज भी BBFC के अंडर आते हैं कि उसमें अगर वायलेशन हुई, मतलब आप कोई ऐसा मेन्यू जो कि पब्लिक प्लेस पे लगा हुआ है विच इज नॉट सपोज टू बी सीन बाय किड्स होगा, तो वो लोग प्रॉब्लम में आएंगे। BBFC उसको बैन कर सकता है, उनको फाइन कर सकता है, एंड दे वुड बी बाउंड। ये गवर्नमेंटल नहीं है, ये प्राइवेट है, लेकिन उन सब ने एग्री किया हुआ है कि हम सब BBFC को फॉलो करेंगे। तभी BBFC उनको सर्टेन केसेस में डिफेंड भी करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं और किसी ने लीगल कंप्लेन कर दी तो BBFC बीच में शामिल होकर उनको डिफेंड नहीं करेगा, फिर वो कोर्ट में जाएगा और प्रॉब्लम आ सकती है। फिर वर्ल्ड कंट्री वाइड जो है ये ऐसे डिस्प्लेज और मेन्यूज और बोनस कंटेंट पर फर्दर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, इसलिए वो सब लोग हर चीज से पहले BBFC से अप्रूवल ले लेते हैं। आई होप नाउ इट इज गेटिंग क्लियर टू पीपल। तो हर तरह की चीज चाहे वो फिजिकल मीडिया में आ रही है, वो यूके के अंदर रिलीज हो रही है, यानी कि ब्रॉडकास्ट हो रही है सिनेमा या टीवी पे, या वो किसी फिजिकल फॉर्म में DVD CD की फॉर्म में आ रही है, वो सब कुछ BBFC के अंदर आएगा। इट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू क्लासिफाई ऑल वीडियोस वर्क्स। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं जो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नजर आएंगी। एक तरफ वो कह रहा है, हमने कहा कि ये नॉन गवर्नमेंटल है। नॉन गवर्नमेंटल मीन्स ये प्राइवेट है, ये सेल्फ रेगुलेटरी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी है। ठीक है, एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि इट इज स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये है, वैसे तो ये नॉन गवर्नमेंटल है, लेकिन एक गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट जरूर है कि हर तरह के कंटेंट की क्लासिफिकेशन होगी।
कि कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, चाहे वो डीवीडी पे आ रहा है, चाहे वो वीसीआर पे आ रहा है, ब्लूरे पे आ रहा है, या वो ऑनलाइन आ रहा है, हर चीज को किसके तहत। एंड सम वीडियो गेम्स अकॉर्डिंग टू वीडियो रेटिंग एक्ट ऑफ 1984। इसका मतलब ये है कि आप एक बच्चा सिनेमा में जाकर अगर वो एक PG-18 फिल्म है या PG-15 फिल्म है, तो एक 13 years old किड को वो टिकट सेल ही नहीं करेंगे, ठीक है। दे आर लीगली बाउंड, गॉट इट। और उस फिल्म को 13 या 15 या 18 की रेटिंग कौन देगा? गवर्नमेंट नहीं देगी, BBFC देगा। तो हर फिल्म जो है अपने आप को पहले सबमिट करवाते हैं BBFC को। हर फिल्म, हर मेन्यू, हर एडवर्टीजमेंट, हर बोनस कंटेंट BBFC के पास जाता है, वो उसको रेटिंग दे देते हैं। अगर एक फिल्म को 18 की रेटिंग मिलती है तो इसका मतलब फिल्म को बहुत कम रेवेन्यू होगा, बिकॉज 18 से नीचे बहुत पॉपुलेशन है जो फिल्म देखना चाहती है। तो BBFC रिकमेंडेशन भी देता है कि अगर आप ये 3 सीन कट कर दें या आप ये 10 सीन कट कर दें तो हम आपको 18 की जगह 15 रेटिंग दे देंगे। अगर आप 13 तक जाना चाहते हैं तो ये 20 सीन्स कट कर दें, छोटे छोटे सीन्स होते हैं, ठीक है। और या इसका आप अल्टरनेटिव शूट कर लें। वैसे उन्होंने जो स्मार्ट फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने अल्टरनेटिव शूट किया होता है। ये बहुत स्मार्ट है, वो 2 वर्जन्स निकालते हैं, एक निकालते हैं 13, एक 15, एक 18, इस तरीके से। 13 वाले में उन्होंने इनडायरेक्टली चीज बताई होती है 15 में, और 18 में डायरेक्टली। जैसे कि 13 रीजंस वाई फिल्म थी, सॉरी सीजन था, उसमें उन्होंने डायरेक्ट सुसाइड करता हुआ दिखाया है, एंड दे मेड इट लुक वेरी पीसफुल एंड कंफर्टेबल। तो किसी को भी ऐसा गलत आइडिया जा सकता है, तो इसलिए उसको बहुत बैकलैश का सामना करना पड़ा, आउटरीच का सामना करना पड़ा, और उसको भी BBFC ने बैन भी किया। फिर उन्होंने सीन भी काटे, फिर उन्होंने बहुत स्मार्टली अपनी सीजन 2 में कैंपेन बनाई कि हम अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं, सो ऑन। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो नाउ आई एम श्योर कि आपको BBFC का आइडिया। गाइस, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि डिस्कशन के तौर पे जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, विदाउट एडिंग प्रेशर टू योर माइंड, मैं आपको इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल में मैं ज़रूर जा रहा हूँ, बट दे मे बी लिटिल बोरिंग, लेकिन ये आपको नॉलेज मिल रहा है ताकि आपको कुछ रट्टा ना लगाना पड़े, मेमोराइज ना करना पड़े, कॉमन सेंस आपकी डेवलप हो जाए। अच्छा यार, एड्स को ऐसे डील करता है, BBFC क्लासिफिकेशंस को करता है, ऑफकॉम ओवरऑल हर चीज़ को देखता है, जो कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू हो रही है, चाहे वो टीवी रेडियो है, चाहे वो VCR है, चाहे वीडियो डिमांड है, चाहे टीवी है, कुछ भी है, वो ऑफकॉम और ये गवर्नमेंटल है। ये दोनों प्राइवेट सेल्फ रेगुलेटरी हैं। PCC, PCC पुराना नाम था, और ये 28 सितंबर 2014 के बाद ये IPSO बन गया। पहले आपको लेकिन हिस्टोरिकली हमें पता होना चाहिए PCC क्या था। प्रेस कंप्लेंट कमीशन, इसके नाम से पता चल रहा है कि जितनी भी प्रिंटेड चीजें हैं, चाहे वो मैगजीन है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे कुछ भी है, जैसे हम एम्पोरियम पैकेजेस मॉल का आपको छोटा सा बुकलेट मिलता है, कुछ भी प्रिंटेड फॉर्म में है ना, वो PCC के अंडर आता था, प्रेस कंप्लेंट कमीशन के, जो कि चेंज हो गया और वो IPSO बन गया। ठीक है, क्यों बना? ऑब्वियसली इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत थी, तो मैंने टोटल इसको चेंज कर दिया। अब वो इंडिपेंडेंट प्रेस स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, नाम भी तो देखो ना, प्रेस कंप्लेंट कमीशन, कि प्रेस के खिलाफ जो कंप्लेन आ जाओ, ठीक है। तो उसको उन्होंने जरा जरा अपना मर्जी के नाम दे दिया जी, हम प्रेस इंडिपेंडेंट हो गया है। तो इंडिपेंडेंट प्रेस स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रेस के स्टैंडर्ड्स क्या हैं? ऑब्वियसली यूके का है। अब ये क्या करता है, क्या नॉर्मली ये न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करता है, और ये इंश्योर करता है कि हाईएस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का काम हो जर्नलिज्म में इन यूके, और सपोर्ट करता है मेंबर्स को। अगर किसी फॉर एग्जांपल मेंबर न्यूज़पेपर को कोई लीगल इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट भी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडिटर, यानी कि ऑब्वियसली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एडिटर के पास जाती है ना, बिकॉज एक ने रिपोर्ट बना दी, फाइनल प्रिंटिंग से पहले एडिटर जो है उसको थॉरली पढ़ता है, उसकी लीगल पर्सपेक्टिव में लीगल टीम से डिस्कस करता है, उसके बाद उसको गो अहेड देता है। अब अगर किसी प्रेस अगर एक गलती करे कि इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दे, या आपकी प्राइवेसी में इन्वेजन करे, या इंट्रूजन करे इनटू ग्रीफ एंड शॉक, किसी घर में खुशी गम हो है तो वहाँ पहुंच गए उनको डिस्टर्ब करने के लिए, या किसी को हरासमेंट कर रहा है, या किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, या किसी के बारे में डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारा कुछ जो है आप IPSO को कंप्लेन करते हो, गवर्नमेंट को नहीं करते पहले। और IPSO ही आपकी कंप्लेन को एड्रेस करता है, या तो उनको फाइन करता है, या आपको अपॉलॉजी, ऑफिशियल अपॉलॉजी पोस्ट करवाता है। ये 2 केसेस आमतौर पे हो जाते हैं। अगर IPSO ना होता और ये बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती,
ठीक है, लेट्स से कोई ब्लैक अमेरिकन से रिलेटेड इनसेंसिटिव एड किसी न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाता है, ठीक है, वो ये नहीं कह सकते, वैसे लिखा होता है कि हम इस एड को हम इंडोर्स नहीं करते, ये तो हमने सिर्फ एक अपने एडवर्टाइजर या अपनी एक ब्रांड के लिए हमने एड लगा दिया, हमारे से कोई लेना देना नहीं, हमारे यहाँ भी लिखा होता है। लेकिन ये आईपीएसओ रिस्पॉन्सिबल है या वो न्यूज़पेपर रिस्पॉन्सिबल है कि आप कोई इनसेंसिटिव चीज तो नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर लग गई, पोस्ट हो गई, तो क्या होगा, इससे पहले कि पब्लिक आउटरीच हो, लोग अखबार का दफ्तर जला दें या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और कल को फिर तमाम प्रेस पर पाबंदियां लग जाएं, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उन्होंने अपने रूल्स पहले से बनाए हुए हैं और एडिटर्स आर स्ट्रिक्टली बाउंड टू फॉलो दोज रूल्स। आई होप अब आपको इसका बारे में आइडिया हो गया है। और मैंने आई थिंक आपके साथ भी किसी के साथ शेयर किया था, ब्रिटेन की जो मैगन मार्कल वो जो है पुरानी प्रिंसेस या डचेस, उसने प्रेस के खिलाफ कंप्लेन की थी कि मेरी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। अब जो उनकी दूसरी है बड़ी प्रिंसेस या डचेस, उसने भी कंप्लेन कर दी है रिगार्डिंग एक मैगजीन जिसने उसके बारे में कुछ गलत बातें या उसको डिफेम करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे कोशिश करूँगा शेयर करूँ, ये रेलेवेंट हैं, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो कि कैसे क्या हुआ और कैसे लोगों ने कंप्लेन की। सो मूविंग ऑन, आईपीएसओ प्रिंटेड को देखता है, पहले इसका नाम पीसीसी था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे इज एटी वीडियो ऑन डिमांड, यानी अथॉरिटी फॉर वीडियो ऑन डिमांड, एटीवीओडी। दिस अथॉरिटी फॉर टीवी ऑन डिमांड ये एक्चुअली सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज के लिए है, जैसे कि होल्ड ऑन या नेटफ्लिक्स हो गया, आपके जो केबल पे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, पीटीवी सॉरी पीटीसीएल का जो स्मार्ट टीवी है उसमें भी आप एक दिन के लिए एक फिल्म परचेज कर सकते हो, यू कैन प्ले इट बैक अगेन एंड अगेन फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सब कुछ इसके अंदर आता है, बिकॉज देखो जो वीडियो डिमांड सर्विस थी वो नेशनल लेवल पे ब्रॉडकास्ट नहीं होती थी, वो समथिंग पर्सनल थी। तो क्या उसको बिल्कुल बेलगाम छोड़ दिया जाए, उसमें हर चीज आ जाए, उसमें आप टेररिज्म भी दिखाना शुरू कर दो, हाउ टू मेक अ बॉम्ब उसकी भी वीडियो बना के आ जाए, उसको भी तो किसी की कंट्रोल में होना चाहिए था ना। तो इसलिए लास्टली फिर उन्होंने ये बनाया, इट दिस बॉडी इज डिजाइंड बाय डेजिग्नेटेड बाय ऑफकॉम, बिकॉज ये ना आईपीएसओ के अंडर आती है, ना बीबीएफसी के अंदर आती है, ना एएसके आती है, जो इन दोनों सबके अंडर नहीं आती, तो ये इसके अंडर तो आती है ना, बिकॉज समहाउ वो ब्रॉडकास्ट किसी इंडिविजुअल को तो हो रही है ना, इसलिए इसके अंडर आती है ये। इट्स अ को रेगुलेटर यूके के लिए, और it videos for founded following an European Union directive on the regulation of audiovisual media। 80 videos independent co-regulator, again ये independent है, independent doesn't mean कि ये voluntary है, voluntary तो होगा उसको हम self regulatory बोलेंगे, non statutory बोलेंगे। independent का मतलब ये है कि इसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन ये अथॉरिटी है, जैसे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एलडी है, एलडी के काम में कोई और गवर्नमेंट के द्वारा दखल अंदाजी नहीं दे सकता। वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी हो गया, पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, अथॉरिटी होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, लेकिन और गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उनके साथ उनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट इंडिपेंडेंट को रेगुलेटर, इसलिए बिकॉज इट्स अ पार्टनर ऑफ ऑफकॉम या उसकी एक ब्रांच है, ठीक है। दिस इज व्हाट जो हमारा आज का एजेंडा था, एंड आई एम श्योर आपको आइडिया हो गया होगा